नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। मैनेजमेंट की क्लास चल रही थी, उसके साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 भागों में तो मैं कर चुका हूँ। ये 5वां भाग है क्योंकि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो चीज़ें हैं उनमें से सवाल काफ़ी बन सकते हैं और फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो चाहे प्लानिंग पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने आपका ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, उसके बाद हमने स्टाफिंग पढ़ लिया, नियुक्तिकरण पढ़ लिया और आज की क्लास का हमारा शीर्षक है डायरेक्टिंग, जो कि इसको बोला जाता है निर्देशन। राइट, क्या बोला जाता है? निर्देशन। यानी नियोजन पढ़ लिया हमने, संगठन पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने नियुक्तिकरण पढ़ लिया और आज हमारा है निर्देशन। ठीक है, जिसका हमारा शीर्षक है हमारा आज का डायरेक्टिंग, जिसे हम बोल सकते हैं निर्देशन। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, ओके सर, शुरू कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हमारा टॉपिक आज का। ठीक है, डायरेक्टिंग निर्देशन मतलब कुल मिला के क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सर डायरेक्शन देना, डायरेक्शन देना है। यानी अगर दूसरी बात करें टू डायरेक्ट का मतलब आप किसी को क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं, किसी को अपनी डायरेक्शन देते हैं कि इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है या इस तरीके से करना है, और ये सब करना क्या बोला जाता है? डायरेक्शन बोला जाता है, डायरेक्टिंग बोला जाता है। राइट, यानी इस प्रोसेस को, इस क्रिया को क्या बोला जाता है? डायरेक्टिंग बोला जाता है। ओके, तो देखते हैं एक एक बात समझते हैं इसके बारे में कि क्या है। सबसे पहले इसका काम क्या है? इसका काम है सर गिविंग इंस्ट्रक्शन। क्या काम है इसका सर? जैसे अभी आपने बताया, इंस्ट्रक्शन देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, गिविंग इंस्ट्रक्शन, एंड उसके साथ साथ गाइडिंग भी करना, गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। यानी कोई आदमी कर रहा है काम, जो कार्य कर रहा है उस कार्य करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना, यानी उसको दिशा निर्देशन देना। उसके साथ साथ हमें क्या करना? उसकी गाइडेंस भी देना है उसको। उसके साथ साथ हमें उसको गाइड भी करते हुए चलना है, यानी मार्गदर्शन भी उसको दिखाना है कि किस तरीके से कार्य करना है, यानी उसके साथ रह के कार्य उससे करवाना है। यानी सिर्फ हमें ऑर्डर ही नहीं चलवाना है, ऑर्डर के साथ साथ वो कार्य कराने के लिए उसका साथ भी देना है। ओके, यही डायरेक्टिंग का प्रोसेस है। और क्या बात कहता है, और क्या कहता है? इट इनिशिएट्स एक्शन। ये देखो, ये क्या प्रारंभ करता है? ये प्रारंभ करता है एक्शन, काम प्रारंभ करने की बात करता है। अभी तक जो फंक्शन पढ़े उसमें सिर्फ या तो हमने प्लानिंग कर रहे थे या हम इकट्ठा कर रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे? तीसरे काम में स्टाफिंग, नियुक्तिकरण कर रहे थे। यहाँ पे सारी काम हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? डायरेक्ट एक्शन लेना है। एक्शन पे आगे, यानी सारे बात कर ली, अब आप एक्शन पे आगे, तो एक्शन अभी स्टार्ट हो गया है। यानी यहाँ से आपका मैनेजमेंट करने का जो तरीका है, जो काम दूसरों से लेने का तरीका है, वो काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके सर, ठीक है। ये हर लेवल पर है। क्या? टेक प्लेस, ऐसी बात नहीं है कि स्टार्टिंग में ही काम आता है। टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के हर लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे ऑपरेशनल, लोअर, सुपरविजन जिसको बोल सकते हैं, इन सब लेवल पे डायरेक्टिंग का जो काम है, यानी डायरेक्शन देने का काम हर लेवल का, एक लेवल का काम नहीं है। और उसके बाद जैसे कि सारे प्रोसेस थे, ये भी प्रोसेस क्या आपका? कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये चलता रहेगा, एक जगह जाके रुकेगा नहीं। और हमेशा ध्यान रखना, इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमेशा याद रखना, टॉप टू बॉटम, ये हमेशा टॉप टू बॉटम होगा। नीचे से ऊपर डायरेक्शन नहीं मिलते, डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे मिलता है। यानी ऊपर वाले लोग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल को देंगे, मिडिल नीचे देंगे, और वो अपने लेबर या जूनियर जो भी होंगे उनको डायरेक्शन देंगे। तो हमेशा टॉप टू बॉटम में फ्लो करता है। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता यानी लोड लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, ओके सर, अब आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के कुछ सिद्धांत है। डायरेक्शन के कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांत की बात करते हैं। यानी डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, एक आदर्श डायरेक्शन या डायरेक्टिंग करने का काम, आदर्श डायरेक्टिंग करने का काम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो उसकी बात अपन करते हुए चलते हैं। ओके सर, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मैक्सिमम, यानी डायरेक्टिंग को सक्सेस बनाना तो मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन चाहिए। ऐसी बात नहीं है आप बोले जा रहे हो, आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, दूसरे लोग आपके जो काम है, आपके जो कार्य है उसके अंदर, डायरेक्टिंग का जो कार्य है उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, अपना सहयोग नहीं दे रहे। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग चाहिए इसको सक्सेस बनाने के लिए। डायरेक्टिंग का जो असली काम है डायरेक्शन देने का, उस डायरेक्शन देने के कार्य को सक्सेस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, उन लोगों का साथ चाहिए। ठीक है सर, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो आपके सिद्धांत है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आपके लक्ष्य है,
उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, हार्मोनी यानी तालमेल होना चाहिए सबके अंदर। यानी डायरेक्शन जो आप दे रहे हो, डायरेक्शन तालमेल, किस चीज़ का डायरेक्शन दे रहे हो, आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आपके डायरेक्शन देने और आपके लक्ष्य की प्राप्ति में तालमेल होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ और ही बात कह रहे हो और आपका लक्ष्य कहीं और ही जा रहा है, तो इनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्शन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यानी अच्छे डायरेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण क्या बोले, एक स्टैंडर्ड, एक जिसको बोल सकते हैं हम स्टैंडर्ड डायरेक्टिंग, यानी एक अच्छे डायरेक्शन के लिए, अच्छे निर्देशन के लिए या दिशा निर्देशन के लिए हमें इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी सब लोग आपकी बात माने, मैक्सिमम इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन हो, उसके बाद आपके डायरेक्शन और आपके लक्ष्य में कोई मतभेद ना हो, मेल वो क्या बोलते हैं, तालमेल हो, और जो बात आप कहना चाह रहे हो वो आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही क्या हो, जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हो लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करें। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई। और क्या है सर, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी ऐसी बात नहीं कि आप कमांड देके जाओ, उसके बाद और कोई और कमांड देके जाए। यानी एक ही आदमी सुपीरियर एक ही हो और वही कमांड दे और उसका भी सुपीरियर एक हो, यानी कमांड लेने की प्रक्रिया एक ही आदमी से हो। ऐसा नहीं मैं कोई कमांड देके जाऊँ, उसके बाद कोई दूसरे सर आए वो कोई कमांड देके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये कंफ्यूज होंगे किसके कमांड को फॉलो करें। और जब तक कमांड को फॉलो नहीं करोगे डायरेक्टली सक्सेस नहीं हो पाएगी। यानी यूनिटी ऑफ कमांड, सबका जो दिशा देने वाला है उसका कार्य, उसकी अथॉरिटी पहले से क्लियर हो। राइट, ठीक है सर। एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत है, यहाँ पे लीडरशिप होनी जरूरी है, तभी आपकी बात लोग मानेंगे। अगर आपकी अच्छी लीडरशिप नहीं हुई तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। नेतृत्व आपका अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप आपका अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब प्रिंसिपल थे किसके, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। एक डायरेक्टिंग, अच्छे से डायरेक्टिंग के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ हमने पढ़ते हुए चलिए। नॉर्मल सी बात है, सब आपको पता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता क्या है, ये तो आपने समझा, दिशा निर्देशन देना, लेकिन इसके एलिमेंट्स क्या है, यानी डायरेक्टिंग देने के लिए इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है, अति जरूरी, अति महत्वपूर्ण महत्व रखता है। क्या, पहला सबसे पहले सुपरविजन। क्या, सुपरविजन, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पर्यवेक्षण, सुपरविजन। ठीक है, पर्यवेक्षण। दूसरा क्या है हमारे सामने, मोटिवेशन। क्या होना चाहिए, लोगों में मोटिवेशन होना चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। अगर मोटिवेशन ही नहीं हुआ तो आपकी बातों को कौन सुनेगा, कौन उसको फॉलो करेगा, नहीं कर पाएगा। और तीसरी बात हमारे सामने आती है लीडरशिप, जिसको हमने सिद्धांत के अंदर भी रखा था, यानी लीडरशिप तो होना जरूरी है, नेतृत्व आपका अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व एक इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, नहीं तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। और चौथी बात, एक कम्युनिकेशन का होना, यानी गुड कम्युनिकेशन का होना उतना ही जरूरी है, यानी संप्रेषण का होना उतना ही जरूरी है जितना होना इन सब चीज़ों का जरूरी है। तो राइट, तो इसी के साथ बात होती है। ये 4 एलिमेंट पढ़ लिए, डायरेक्टिंग खत्म हो जाएगा, डायरेक्टिंग समझ में आ जाएगा। यानी डायरेक्टिंग जब दिशा निर्देश देते हो तो 4 चीज़ों का होना अति जरूरी है। क्या, सुपरविजन, आपका सुपरविजन होना जरूरी है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मोटिवेट करने की आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन होता क्या है, कैसे लाया जाता है वो समझना जरूरी है। और उसके बाद कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है, क्या क्या कम्युनिकेशन हो सकती है, कितने प्रकार की होती है और क्या उसमें बैरियर्स है, यानी क्या उसमें तकलीफें है। ठीक है सर, ओके। तो एक एक करके शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, आप शुरू कर दीजिए। यहाँ पॉइंट नंबर ए लिख लेता हूँ मैं, सुपरविजन। पहले सुपरविजन को समझते हैं, फिर एक एक को समझेंगे। सुपरविजन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पर्यवेक्षण। क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, ये क्या सिस्टम है, ये है फंक्शन ऑफ टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सुपरवाइजर। सबसे पहले तो ये फंक्शन कौन, ये जो सुपरविजन का काम है, ये कार्य कौन करेगा, ये हमेशा सुपरवाइजर करेगा, सुपरवाइजर का ये काम है। सर ये तो हमें ही पता है क्या काम है। एज ए प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है किसका, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, यानी इसको क्या देना है हमें, मार्गदर्शन देना है। क्या देना है हमें, मार्गदर्शन देना है, आप उसको गाइड करना है। एंड अदर रिसोर्सेज टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन
ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहता है ये क्या प्रोसेस है? सुपरविजन का कार्य क्या है? सुपरविजन का प्रोसेस, सुपरविजन का कार्य है क्या है कि हमें क्या करना है, लोगों के जो एम्प्लॉइज है हमारे, उनके एफर्ट्स को हमें मार्गदर्शन देना है, उसको गाइड करना है, उसके साथ साथ रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करके गाइडेंस, यानी जिस कार्य के लिए जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना है उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमें उन रिसोर्सेज और लोगों को गाइड करते हुए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या लक्ष्य को हासिल करने की तरफ हमें क्या करना है, गाइड करना है, उनको उस तरफ लगवाना है। यानी हमारे चाहे हमारा रिसोर्सेज हो, चाहे हमारे संसाधन हो, चाहे हमारे एम्प्लॉइज हो, चाहे हमारे जो काम करे वो लोग हो, उन सबको एक ही दिशा में लगवाना है। हमारा ये काम हमारा सुपरविजन का काम है। अगर वो थोड़े इधर उधर होते तो हमें सुपरविजन करना है, उनका ध्यान रखना है और उन्हें वापस उस लाइन में लाना है और ट्रेल में लाना है और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनको प्रेरित करना है, गाइड करना है, मार्गदर्शन करना है। ओके, बिल्कुल सर, यहाँ पे बात हमें समझ में आ गई। ये है हमारा सुपरविजन काम, छोटा सा काम, बहुत ईजी काम। दूसरा बी, मोटिवेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन क्या कहता है? मोटिवेशन, मोटिवेशन का हिंदी का मतलब क्या हुआ? अभिप्रेरणा, यानी उनके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कोई काम। प्रेरणा भी कौन सी? खुद के द्वारा, मोटिव, खुद के मोटिव से क्रिएट होने वाली प्रेरणा होनी चाहिए, किसी के द्वारा क्रिएट की हुई प्रेरणा नहीं होनी चाहिए, खुद के तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल सर। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट in a desired manner to achieve certain organizational goals। क्या बोलता है ये क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी हमें हमारे जो नीचे सबऑर्डिनेट्स है, यानी सुपीरियर को क्या करना है, अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको इस तरीके से उनके अंदर भावनाएं जगानी है, यानी एक प्रोसेस है, उनके अंदर इस तरीके से भावनाएं जगानी है जो आप लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे संगठन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का भी लक्ष्य उनका खुद का हो जाए कि हमें भी वो लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी हमें इतनी सेल करनी है या हमें इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर कोई लेबर है तो हमें पूरा मन से काम करना है। ये मोटिवेशन का काम है, ये मोटिवेशन का प्रोसेस है। कौन करता है? सुपीरियर करता है। किसके लिए करता है? सबऑर्डिनेट के लिए करता है। और सबऑर्डिनेट मोटिवेशन उसको कब कर पाएगा? जब उसकी मोटिवेशन के फैक्टर को समझ पाएगा। यानी एक बंदा मोटिवेट किस चीज़ से होता है, यानी आप ये समझ सकते हो, अगर कोई भूखा है और कोई गरीब है तो आप उसको 2 रोटी दे दोगे तो वो क्या होगा? पेट भर जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे कल, दूसरे दिन बोलोगे कल और मैं 2 रोटी दूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो वो मोटिवेट होगा उस 2 रोटी के लिए, क्योंकि वो उसके पास नहीं है। और जो पहले से 2 रोटी उसको दिन की मिल जाती है, उसको आप बोलोगे कल सुबह तुझे मैं टिफिन ला के दूंगा, 2 रोटी दूंगा, वो बोलेगा तेरा अड़ाव नहीं है, मेरे पास 2 रोटी है। समझ रहे हो? तो आपको उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी नीड को समझना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और वहाँ से आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। यानी मोटिवेट करने के लिए पहली बात तो उसके मोटिव को समझो, जो मोटिव फैक्टर है उसकी नीड, यानी मोटिव यानी नीड, उसकी नीड को समझो, उसके बाद उसको मोटिवेट करो। और मोटिवेटर में भी कला होनी चाहिए कि वो उस तरीके से उसकी नीड को पहचाने और उसको मोटिवेट कर सके। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली बात इसके अंदर अपन समझे तो आप मोटिव क्या होता है, किसी बंदे का मोटिव क्या हो सकता है उसको समझिए। नीड क्या हो सकती है, मोटिव क्या हो सकती है। तो मोटिव क्या है? एक्टिव है या मूव्स है, क्या कह सकते हैं, एंड डायरेक्ट बिहेवियर है उसका। क्या बिहेवियर है? टूवर्ड्स गोल। सबसे पहले अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मैं ये समझूंगा उसका एक्टिव्स या उसके कार्य, जो मूव, जो काम कर रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का जो गोल है, संगठन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का मोटिव उसके अंदर है कि नहीं, क्या उसका बिहेवियर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मोटिव उसके अंदर है कि नहीं। पहले तो इस चीज़ को जानना है हमें। तो मोटिवेशन समझने से पहले आपको उसको मोटिव समझना पड़ेगा। क्या उसका मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के गोल को हासिल करने का मोटिव है या उसके खुद के गोल को हासिल करने का, खुद का गोल उसका हासिल नहीं हो पाया तो उसका मोटिव है। तो आपको मोटिव समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन तो मैंने आपको बता दिया, ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है जो डिपेंड किस पे होता है? इट डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल। ये क्या प्रोसेस है? ये लोगों की नीड्स को, मैंने आपको बताया, यानी उसकी ज़रूरत, उसकी नीड्स, उसकी क्या मोटिव है, क्या नीड्स है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने का कार्य जो होता है वो मोटिवेशन होता है। यानी सबसे पहले तो आपको अपने एम्प्लॉइज़ का क्या, यानी सबऑर्डिनेट है, उन सबऑर्डिनेट का आपको मोटिव देखना है। क्या वो मोटिव ऑर्गेनाइजेशन को गोल की हासिल करने का मोटिव उनका है कि नहीं, या उनका बिहेवियर इस तरीके से है नहीं, या जो वो कार्य कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, वो हरकतें अपने ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के गोल को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई आलसी पड़ा है तो उसका मोटिव ही नहीं है, या आराम से आ रहा है या कर ही नहीं रहा है, मन
से काम ही नहीं कर रहा, तो उसका मोटिव ही नहीं है, तो पहले तो उसके अंदर मोटिव जगाओ। और मोटिव जगाने के लिए आपको मोटिवेशन करना पड़ेगा। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है कि लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना, यानी सबसे पहले आप उसको क्या समझो, उसकी नीड्स क्या, उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है सर। तीसरा बात आता है इसके सामने आपका कि मोटिवेटर कौन है। कौन? मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है जो कि यूज़ करते हैं हम। क्यों? टू मोटिवेट पीपल्स, टू मोटिवेट पीपल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के अंदर लोगों को मोटिवेट करने की जो प्रोसेस, जो टेक्निक है, जो तकनीक है, उस तकनीक को मोटिवेटर कहा जाता है। ठीक है। मोटिवेटर कोई इंसान भी हो सकता है, कोई तकनीक भी हो सकती है, अभिप्रेरक जिसको बोल सकते हैं, राइट, ये हो जाएगा। मोटिव को एक नाम अपन ये भी दे सकते हैं, उद्देश्य। क्या दे सकते हैं अपन? उद्देश्य भी कह सकते हैं। मोटिव क्या आपका, उद्देश्य क्या है। और अभिप्रेरणा तो हो गया, और अभिप्रेरक हो गया मोटिवेटर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सारी चीज़ ओके चल रही है। यानी हमें सबसे पहले उसकी नीड समझना पड़ेगा, यानी एक आदमी की, एक लोगों की हमें पहले नीड समझना पड़ेगा। जब नीड समझ पाएंगे तभी हम उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे, उसकी हम क्या करेंगे, भरपाई कर पाएंगे। तो एक रिसर्चर्स हुआ था, एक साइंटिफिक फिलोसोफर हुआ था आपका, कौन? अब्राहम मैस्लो। कौन? नाम याद रखना, मैस्लो याद रखना। मैस्लो की नीड हायरार्की, मैस्लो की नीड हायरार्की याद रखना। 1943 में इसने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक के तहत इसने बताया था कि लोगों की नीड किस किस प्रकार से होती है, कौन से स्टेज में हो सकती है, उनका कर्म क्या है, उनकी हायरार्की क्या है, उनकी हायरार्की क्या है, वो बताई थी उन्होंने। ठीक है। तो समझेगा, मैस्लोज नीड हायरार्की, हायरार्की क्या है उसकी, कर्म क्या है उसके, हायरार्की का मतलब हो गया कर्म, यानी कर्म मतलब क्रम, सॉरी क्रम नहीं, ये देखो ये हिंदी में बहुत जोरदार काम है, क्रम का क्रम हो जाता है। क्रम क्या है उसका, सिस्टम क्या है, किसके बाद क्या नीड क्या जगेगी। ठीक है। और इसी को बोलते हैं, हमें यहीं पे आता है आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये क्या है? एक तरीके से थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो किसने दी थी? जो दी थी सर, मैस्लो ने दी थी। किसने दी थी? मैस्लो ने दी थी। मैस्लो कौन? अब्राहम मैस्लो था, जो 1943 में इसने अपनी किताब में इसको क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। यानी लोगों की आवश्यकता है, जो नीड्स है उसकी, नीड्स की थ्योरी, क्या क्या कर्म है, क्या किस कर्म है, इस चीज़ से। इसने टोटल 5 नीड्स बताई थी। कितनी बताई थी? 5 नीड्स को डिस्क्राइब किया था कि एक इंसान की पर्टिकुलर 5 तरह की नीड होती है, और एक के बाद एक के बाद एक जगती है, राइट, एक के बाद एक जगती है। तो देखिएगा, सबसे पहली नीड उसकी क्या है, एक इंसान की सबसे पहली नीड्स है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। क्या है? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी उसका क्या है, आधारभूत। हिंदी में लिखूँ तो क्या लिखूँ? आधारभूत, यानी बेसिक, आधारभूत, या शारीरिक कह दूँ मैं, क्या कह दूँ? शारीरिक, ऐसे होता है शारीरिक, हाँ सर, शारीरिक आवश्यकताएं। समझेगा बात को? यानी एक इंसान की बेसिक साइकोलॉजी, सबसे पहली नीड उसकी होती है, सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले उसकी ज़रूरत होती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। बेसिक साइकोलॉजी नीड का मतलब हुआ, यानी उसको क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए सर शेल्टर चाहिए। क्या चाहिए? शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए। खाना चाहिए उसको, क्या चाहिए? भूख, हंगर शांत हो। नींद चाहिए उसको, ठीक है, नींद चाहिए। थ्रस्ट, यानी कोई प्यासा होगा तो पानी चाहिए उसको, राइट। ये सब, ये उसकी क्या है? ये सब उसकी क्या है? बेसिक नीड्स है। यानी रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, यानी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, प्यासा है तो पानी चाहिए, भूखा है तो खाना चाहिए, नींद चाहिए एक बढ़िया, ये सब उसकी क्या है? बेसिक नीड होती है। यानी पहले हमें समझे कि अगर किसी इंसान की बेसिक नीड ही पूरी नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उसको मोटिवेट करना है कि तेरी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उसको क्या देते हैं हम? उसको हम हमेशा क्या देते हैं? हम देते बेसिक सैलरी देते हैं उसको। क्या कहते थे? बेसिक सैलरी। तो आप देखना सैलरी देने का तरीका देखना, उसको बेसिक सैलरी देके हम उसकी बेसिक नीड को पूरी करते हैं। यानी वो सो सकता है, खाना खा सकता है आराम से, एक टाइम का जॉब देते हैं ताकि वो सो सके, खाना खा सके, घर हो सके। ये सारी बेसिक नीड की उसकी पूर्ति होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल ही, ठीक है, जिसको हम बेसिक सैलरी से पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। सारी पूर्ति नहीं होती, सब तरीके से पूरा नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं, ठीक है सर। दूसरी नीड क्या है? दूसरी नीड है आपकी एस्टीम नीड्स। क्या बोलते हैं इसको? एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं हम, किसको हिंदी में अगर बोले तो ये हो गया, सॉरी एस्टीम कहाँ आ गया मैं, हाँ सॉरी, बेसिक नीड्स हो गया। अब आ गया आपके कि सेफ्टी। क्या आ गई? सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स।
दूसरी नीड, जब उसकी पहली नीड पूरी हो जाएगी इंसान की, तो वो दूसरी नीड पे आएगा, और दूसरी नीड का काम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए अब सुरक्षा चाहिए, यानी अब उसको क्या हुआ, खाना रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अब उसको सुरक्षा चाहिए, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसको सेटिस्फिकेशन चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल प्लस इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। उसको क्या चाहिए? साइकोलॉजी और इमोशनल और फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए। इमोशनल और फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? उसको ऐसा भी चाहिए कि मेरी जॉब सिक्योर रहे, यानी जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो हमेशा सिक्योर रहे, राइट। तो आपको उसकी नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, भाई तेरी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी। अगर इससे मोटिवेट होता है तो हम क्या बोलते हैं, तू इस तरीके से काम करेगा तो 2 साल अगर तगड़ी तरीके से काम करेगा तो तुझे परमानेंट कर देंगे, तेरी जॉब सिक्योर रहेगी और तुझे कोई तरीके डरने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं। या फिर इसको फिजिकल अगर चाहिए तो उसको क्या कह सकते हैं, इमोशनल के साथ फिजिकल भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम फिजिकल तो जैसे हम कह ही सकते हैं कि भाई इस तरीके से तेरी हेल्थ वेल्थ इंश्योरेंस सब भरेंगे हम, कंपनी भरेगी। उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि तुझे पेंशन प्लान दिए जाएंगे, तेरे मरने के बाद भी तेरे परिवार सही रहेगा। इस तरीके की सिक्योरिटी जब आप उसको दोगे तो उसकी ये वाली नीड पूरी होगी, जो कि क्या है, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ गई? इसमें आ गई आपकी चीज़ कौन सी? जैसे पेंशन प्लान देना हो गया, आपने उसको क्या दिया, पेंशन प्लान दे दिया। उसके साथ आपने जॉब सिक्योरिटी दे दिया, उसको क्या दे दी, जॉब सिक्योरिटी दे दी कि भाई तुझे आवश्यकता नहीं, दिक्कत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसके इमोशनल और फिजिकल सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे पूर्ति हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में नहीं आएगा, और एक तरीके से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसको लगेगा ओके यहाँ ठीक है, पैसा बेसिक नीड भी पूरी हो रही है, उसके साथ साथ मेरी सेफ्टी की भी ध्यान रखा जा रहा है, उसके साथ साथ मेरी सिक्योरिटी भी है, चाहे जॉब सिक्योरिटी है चाहे पेंशन प्लान है, सब ओके चल रहा है। तो यहाँ पे इंसान की दूसरी नीड को पूरा किया जाता है, दूसरी नीड को समझा जाता है। और उसके बाद जब सेफ्टी की नीड, सबसे पहले बेसिक नीड पूरी हो जाती है, तो उसके बाद सेफ्टी की नीड पूरी होती है। और जब सेफ्टी की भी नीड पूरी हो जाती है तब तीसरी नीड उसके सामने आती है। तो तीसरी बात हमारे सामने आती है वो कि थर्ड नीड है उसकी। और थर्ड नीड क्या होगी, जो मैस्लो कहता है जो तीसरी नीड उसकी होगी, वो है एफिलिएशन। एफिलिएशन जिसको हम बोल सकते हैं बिलोंगिंग नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स कह सकते हैं, ठीक है। क्या है एफिलिएशन, जिसको हम अफेक्शन भी कह सकते हैं, या आप इतना ही रहने दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हम क्या करें, संस्था से जुड़ाव। उसका क्या होता है यहाँ पे, संस्था से जुड़ाव, यानी अब उसका जुड़ाव हो जाएगा संस्था से जुड़ा हो जाएगा। अब वो चाहेगा संस्था मुझे क्या रखे, या तो उससे जुड़ाव अच्छा रह जाए उसका, या संस्था से मेरा संबंध जो है वो बना रहे, और मेरे लोग मेरे साथ जो है अफेक्शन उसका क्या रहे, अच्छा रहे। यानी पहले तो उसको बेसिक नीड पूरी हुई, फिर उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की नीड पूरी हुई। अब वो चाहता है संस्था मुझे रिकॉग्नाइज करे, संस्था से मेरा संबंध अच्छा बना रहे, फिर पर्टिकुलर संगठन से, उसके साथ साथ मेरा उससे क्या हो, जुड़ाव बना रहे। इससे कैसे होगा, यानी अब आपको यहाँ पे जाके उसको क्या देना पड़ेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, उसको अफेक्शंस देने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ हमें क्या बोलेंगे, सोशल अटेंशन देनी पड़ेगी। क्या देंगे, सोशल एक्टिविटी में अटेंशन देनी पड़ेगी। समझो मेरी बात क्या है। अब क्या हुआ, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और तीसरी बात जब उसको मोटिवेट, जब दो चीज़ उसकी पूरी हो चुकी है, अब उसको और मोटिवेट करना है, तो हमें उसको क्या पड़ेगा, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, कहीं हुआ, उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, ग्रुप फोटो खिंचाने पड़ेंगे, राइट। और हर कहीं होगा तो उसकी ग्रुप का नाम लेना पड़ेगा, उसका नाम लेना पड़ेगा आपको, मतलब उसको दिखाना पड़ेगा कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन के स्तंभ हो आप, राइट। यानी आपकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आप नहीं हो। तो ये आपको लव एंड अफेक्शन उसको देना पड़ेगा, आप उसको सम्मान देना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको उसको अफेक्शन, आपको अट्रैक्शन रखना पड़ेगा, और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस ये मेरे संगठन का है, यस ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है। तो वो तीसरी नीड उसकी ये होती है कि एफिलिएशन, यानी मुझे अब ये ऑर्गेनाइज कर, बिलोंगिंग नीड्स मतलब हुआ कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखता हूँ। तो ये आप उसको लोगों के सामने बताओगे, या उस तरीके से आप करोगे, कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे तो उसको लगेगा कि यस मैं किसका हूँ, मैं हिंदुस्तान लीवर्स के में काम करता हूँ, मैं ONGC में काम करता हूँ, मैं आर्मी में काम करता हूँ। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका प्यार बढ़ेगा, उसका नीड बढ़ेगी, और वो कहेगा ऑर्गेनाइजेशन मेरी पेट है, ऑर्गेनाइजेशन मेरी इज्जत है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे लोग पहचानते हैं। तो उसकी तीसरी नीड ये है कि लोग मुझे पहचानना शुरू करें ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और ऑर्गेनाइजेशन में मेरी पहचान हो, मुझसे जुड़ाव हो, और मेरे लिए लगाव हो। ये होगी उसकी तीसरी नीड। चौथी नीड, ये उसकी क्या, हम सबकी नीड इसी तरीके से मैस्लो ने जो बताया, लगभग सारी बातें कंफर्म बताइए, ठीक है। तीसरी आ गई आपकी एस्टीम नीड्स। क्या आ गई,
एस्टीम नीड्स। अब जब ये तीनों चीज़ हो गई, अब चौथी चीज़ आई एस्टीम नीड्स। जब तीनों चीज़ कंप्लीट हो गई आदमी की, तो वो मोटिवेट किस चीज़ के लिए होगा, वो होगा एस्टीम नीड्स के लिए। एस्टीम नीड्स का मतलब हुआ सेल्फ रेस्पेक्ट। अब उसको क्या चाहिए, जब खाना मिल गया, सिक्योरिटी मिल गई, सब कुछ उसको जानने लगे, अब उसको चाहिए मेरा एक ऑटोनोमस, मेरा क्या हो, ऑटोनॉमी स्टेटस हो, मेरा एक स्टेटस हो, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट हो, लोग मुझे मान सम्मान से पुकारे, ठीक है। मान सम्मान में वो क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, यानी उसकी प्रतिष्ठा को किसी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, यानी एक प्रतिष्ठावान आदमी हो जाएगा। यानी अब उसको एक क्या होगा, अब उसको चाहिए होगा कि भाई लोग मेरा मान सम्मान करें, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट हो। वो कहीं पे भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा, सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा। ये कब आएगा, जब उसकी 3 नीड पूरी हो चुकी होगी, और चौथी नीड जब उसको मोटिवेट करना है तो आपको उसको बताना पड़ेगा आप कंपनी के मेन हो, आपको अवार्ड दिया जाएगा, उनको एक रेस्पेक्ट, सीनियर प्रमोशन दो, उनको एक अच्छी पोस्ट पे बिठाओ, ठीक है, उनको जॉब पोस्टिंग दो, एक मान सम्मान दो कंपनी के अंदर, कि उसको लगे मेरे नीचे सबऑर्डिनेट कितने हैं, मैंने इतने साल कंपनी के लिए काम किया तो कंपनी में मुझे मान सम्मान मिला, कंपनी के अंदर मेरी रेस्पेक्ट है, कंपनी आज मुझे एक पोस्ट के रूप में, एक अफसर के रूप में जानती है, ऑफिसर के रूप में जानती है। तो इस तरीके से आपको उसकी नीड को पूरी करनी पड़ेगी। और जब ये नीड भी पूरी हो जाएगी, तब उसके सामने एक नीड आएगी, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ, नीड्स हिंदी में बोलूँ इसको, तो हो जाएगी आपकी आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि, अब उसके अंदर आत्मसंतुष्टि आएगी। 5वीं नीड जाके इंसान के अंदर क्या आ जाती है, मैस्लो कहता है कि इंसान के अंदर आ जाती है आत्मसंतुष्टि आ जाती है। और आत्मसंतुष्टि आना मतलब लास्ट स्टेज हो जाता है, उसके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है। और यहाँ पे जाके आदमी या तो पूरा संतुष्ट हो जाता है, और कोई नहीं होता उसका तो बात ही छोड़ो, जो जिंदगी में, इसने बोला आम इंसान इस तरीके से होता है। अब जब उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसंतुष्टि आती है, तो अब वो क्या चाहता है, इंसान की नीड कभी खत्म होती नहीं है, अब वो चाहता है ग्रोथ, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहता है। और कंपनी में वो सब कुछ मिल गया उसको कंपनी में, अब वो चाहता है अगर मेरी यहाँ पे और ग्रोथ नहीं हुई तो मैं किसी और जगह पे चले जाऊँगा, अब मैं इतनी ऊंचाई पे पहुँच चुका हूँ, यानी मैं किसी और जगह चले जाऊँगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से वो ग्रोथ चाहता है, वो सेल्फ फुलफिलमेंट चाहता है, यानी वो चाहता है कि मेरी सारी चीज़, अचीवमेंट्स ऑफ गुड्स मतलब गोल्स, और वो जो अचीवमेंट्स उसके ज़िंदगी के जो गोल्स है, अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स, यानी वो ज़िंदगी के जो उसके गोल्स है उसको हासिल करना चाहता है, मतलब सब कुछ जो इसके पास है। अब वो ज़िंदगी में जैसे कोई, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, ये वो फलाने, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे जाके 5वीं स्टेज पे जाके करना चाहता है। और यहाँ पे उसको आत्मसंतुष्टि मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ कर लिया, राइट। तो मैस्लो कहता है 5 तरीके की नीड होती है आदमी को, और इन 5 नीड के बेस पे आप क्या कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो। मैस्लो के हमने नीड हायरार्की इसलिए पढ़ी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा दुनिया में मानी गई हायरार्की भी इसकी है। और नीड्स जो आवश्यकता है, आवश्यकताओं का क्रम है, वो इसी का माना गया है, और किसी का। ऐसे तो ऑथर तो बहुत थे, मैस्लो के जला एल्डर फर्स था, हजरबर्ग्स थे, मैकग्रेगर था, बहुत सारे थे, लेकिन मैस्लो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और मैस्लो को माना गया, ठीक है। अब जैसे ये नीड्स आपने 5 नीड्स पढ़ी है, इन्हीं 5 नीड्स को अगर मैं इंडिविजुअल के एग्जाम्पल से करूँ, इंडिविजुअल के एग्जाम्पल से मतलब आप और हम के, हमारे एग्जाम्पल से, तो अब देखना सबसे पहले हमें क्या लगती है, भूख, क्या लगती है, हंगर सेटिस्फाई होगी तो हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, हमें ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए इनकम की, ये हमारी है, आपकी, मेरी, सबकी ये है। पहले तो भूख शांत हो, इतना मिल जाए, खाना घर पे आ जाए, 2 टाइम की रोटी आ जाए, स्टेबिलिटी हो जाए इनकम की, यानी रोज़ माथा फोड़ी नहीं करनी पड़े, एक स्टेबल इनकम हो जाए, इतना खर्चा, इतनी इनकम आती है, फिक्स है, टेंशन फ्री हो जाओ। अब आपको लोग चाहिए होंगे, फ्रेंडशिप चाहिए होगी, मार्केट में लोग चाहिए, मित्रता चाहिए होंगी आपको लोगों की। फिर आपको ये होगा लोग मुझे जाने, यानी आपका एक स्टेटस होना चाहिए। अब जैसे स्टेटस क्लियर हो गया, अब आपको सेल्फ फुलफिलमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बोलोगे कि यस, अब मैं जो हूँ वो पर्याप्त हूँ, और मुझे और आगे जैसे मेरी जो भी इच्छाएं है, जो भी चीज़ है वो पूरी हो। जब यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद उसकी दूसरी बातें स्टार्ट होती है। जैसे कहते हैं ना, आदमी नई नई कारें लाएगा, बाहर वर्ल्ड टूर पे जाएगा, इस तरीके से अलग अलग हरकतें करेगा, है ना। वो इसलिए करेगा क्योंकि वो इस स्टेज पे पहुँच चुका है, इसलिए वो कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम जब इस स्टेज पे होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होती इनकम की, या ज़िंदगी की स्टेबिलिटी नहीं होती, हम
उस जैसे आदमी के कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, अच्छा वो मजे कर रहा है चलो अपन भी करते हैं, वहाँ पे हम पिट जाते हैं। कारण क्या, वो बंदा या वो पर्सन उस स्टेज पे जाके सारी चीज़ कर सकता है। हमें अभी तक हमारी भूख शांत हुई है, हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऑफ इनकम लाना है हमें, फिर हमें कुछ मित्र बनाने हैं यानी एक सोशल लाइफ जीनी है, उसके बाद हमें हमारा स्टेटस बनाना है, उसके बाद हम सब चीज़ हासिल हो सकती है। उसके बाद हमारा 5वां स्टेप होता है क्या, कि हम हमारी जो सेल्फ फुलफिलमेंट है, हमारी जो और बिन फालतू की इच्छा है उसको हम पूरी करें, उन इच्छाओं को पूरी करें। ओके, समझे मेरी बात? यस सर, बात समझे आपकी, बहुत कड़वी थी लेकिन अच्छी लगी। चलो, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के किसके प्रोस्पेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो इसको समझेगा जरा, ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, चलो यहीं से समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं उसको, बेसिक सैलरी देते हैं, क्या देते हैं, बेसिक सैलरी देते हैं, बिल्कुल सर देते हैं। फिर हम उसको पेंशन प्लान देते हैं ताकि उसको सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और इस तरीके से हो जाए। फिर तीसरी चीज़ उसके दोस्त और इस तरह से होता है, तो हम क्या करते हैं, रिलेशन विथ कलीग्स, वो क्या करता है अपने कलीग्स, जितने भी कलीग्स हैं उन कलीग्स से रिलेशंस बनाता है, फ्रेंडशिप होते हैं, मित्रता होता है, ग्रुप बनता है। स्टेटस, तो स्टेटस के लिए हम उसको क्या देते हैं, जॉब टाइटल देते हैं, यानी उसको डायरेक्टर वाइक्टर ऐसा बड़ा सीनियर वीनियर ऐसा नाम दे देते हैं, अकाउंट ऑफिसर इस तरीके से, तो जॉब टाइटल दे दिया। और उसके बाद जब सब चीज़ हो जाता है तो वो क्या करता है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, अपने दूसरे गोल्स को अचीव करता है। और वो क्या करता है, अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को हासिल करवाना है तो उसे इन सब चीज़ों पे मोटिवेट करते करते यहाँ ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी मोटिव हासिल होगा। ये बोलता है मोटिवेशन थ्योरी मैस्लो की। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत से बिल्कुल समझ आएगी। एक बात आती है कि सर मोटिवेशन आदमी इंसेंटिव से भी तो होता है, जैसे हम किसी को कोई ज़्यादा काम करता है, हमने देखा होगा नॉर्मली कि तूने 2 माल ज़्यादा बेचा तुझे कमीशन देंगे, या इंसेंटिव्स देते हैं, दिवाली पे ज़्यादा काम करते हैं इंसेंटिव्स दिया जाता है। सर हमने तो सुना है ज़्यादातर मोटिवेशन, जो लोग मोटिवेट होते हैं वो इन चीज़ों से होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं ताकि उनको इंसेंटिव भी उनका ज़्यादा बने, जैसे LIC वेलआईसी इसमें जो होते हैं ना ये लोग, उनको। तो बात आपकी एकदम सही है, बात आपकी सही है, मैं झुटला नहीं रहा हूँ। एक कंसेप्ट आता है मोटिवेशन का, इंसेंटिव्स। क्या आता है, इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोत्साहन। क्या कहते हैं, प्रोत्साहन। इसका नाम भी प्रोत्साहन है, आपको उसको प्रोत्साहित करना है, आपको उसको मोटिवेट करना है, राइट। तो इंसेंटिव्स होता है, इंसेंटिव्स दिया जाता है। इंसेंटिव्स 2 तरीके के होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कुछ होते हैं फाइनेंशियल, और कुछ होते हैं नॉन फाइनेंशियल, कुछ होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्या है ये, वित्तीय और गैर वित्तीय, ठीक है। क्या है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल प्रोत्साहन क्या है, फाइनेंशियल प्रोत्साहन कैसे हो गए, जैसे आपने उसको क्या दिया, पे तो दिया, उसके साथ अलाउंसेस दिया, कुछ भत्ते दिया आपने, बोले तू ये काम करेगा इसके साथ तुझे भत्ता एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। उसके साथ आपने क्या दिया, प्रोडक्टिविटी, क्या दिया, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, यानी आपने बोला कि तू 10 प्रोडक्ट बनाएगा जब तक तो नॉर्मल सैलरी मिलेगी, जो 15 प्रोडक्ट मिलाएगा तो तुझे 5 प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा तुझे सैलरी मिलेगी, यानी 10 की जो मिल रही है तो मिलेगी, 5 की और एक्स्ट्रा मिलेगी, 2 रुपये और मिलेंगे। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस मिल गया आपको, यानी आपको उत्पादन के साथ साथ और वेजेस मिलेगा ज़्यादा करोगे तो। ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को प्रोत्साहन करोगे ज़्यादा वो काम करे। बोनस तो है ही है, दिवाली में बोनस मिलता है, ये आपको पता ही है, बोनस का काम बोनस मिलता है। और कई बार प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया तो साल में, अगर महीने में इतना प्रॉफिट हो गया तो उसमें से कुछ शेयर तुम्हारा भी होगा, इतना हो गया तो, राइट। तो प्रॉफिट शेयरिंग हो, ये सब इंसेंटिव का काम है। फिर कुछ हम रिटायरमेंट बेनिफिट दे देते, उसको क्या देते थे, रिटायरमेंट बेनिफिट दे देते कि भाई तू रिटायर होगा तो तुझे पेंशन देंगे, या इस कंपनी में काम किया तो रिटायर होगा तो 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। ये सब क्या हुआ, ये फाइनेंशियल प्रोत्साहन हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव। कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, गैर वित्तीय भी होते हैं। कौन से होते हैं देखिएगा, स्टेटस, हम उसको क्या देते हैं, पोजीशन दे देते, स्टेटस दे देते। कहने का मतलब तूने अगर अच्छा काम किया तो तुझे प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोशन के साथ साथ तेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, तेरा और ज़्यादा पोजीशन बड़ी हो जाएगी, तू और ज़्यादा अच्छा स्टेटस वाला आदमी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम उसको बोलते हैं कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट मतलब तेरा मामला अच्छा हो जाएगा, अच्छा काम किया तो हम तुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे हम, ठीक है, यानी प्रमोशन देंगे। सीधे सीधी बात कहूँ तो मैं क्या देंगे, प्रमोशन देंगे, स्टेटस के साथ साथ प्रमोशन देंगे तो पैसा भी बढ़ेगा, बट ऑब्वियस बात है। इसके अलावा हम क्या देंगे, उसको जॉब सिक्योरिटी दे देंगे कि भाई तू 2 साल अगर तूने बढ़िया काम किया, दबा के काम किया तो जॉब सिक्योरिटी तुझे कोई नहीं निकाल सकता। और एक होता है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, एम्प्लॉय
रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। ये क्या है? ये एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, यानी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड अवार्ड इस तरीके से देते हैं और उनको क्या देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, रिवार्ड देके अवार्ड देके हम क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरीके से देकर हम उसको प्रोत्साहन करते हैं। ये सब क्या है, गैर वित्तीय प्रोत्साहन है, नॉन इंसेंटिव है। तो देखिएगा इंसेंटिव से भी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। सर ये बात भी हमें समझ में आ गई, आपकी बात हमारे दिमाग में एग्जैक्टली बैठ गई जो आप बिठाना चाहते थे। ठीक है भैया, सुपरविजन पढ़ा, बहुत छोटी सी बात थी, फिर हमने मोटिवेशन पढ़ा, मोटिवेशन की बातें की। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा सी पॉइंट था, वो है लीडरशिप। क्या है? लीडरशिप। नेतृत्व भी आपका अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व अच्छा नहीं तो मामला डिसमिस हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, काम करने का मज़ा नहीं आएगा। यानी आपका लीडर अच्छा तो पीछे जनता भी अच्छी, लीडर अच्छा तो जनता भी अच्छी। आज हम माइक्रोसॉफ्ट को जाने तो बिल गेट्स से जानते हैं, रिलायंस को जाने तो हम किससे, अंबानी से जानते हैं, टाटा को जानते हैं तो हम टाटा GMD टाटा उनसे जानते हैं, जमशेदजी से। विप्रो को जाने तो हम अजीम प्रेम जी से जानते हैं, राइट। तो इस तरीके से जानने का मतलब उनके लीडर से उनकी पहचान होती है। तो लीडर अच्छे यानी पीछे लोग भी अच्छे। तो लीडरशिप है क्या? लीडरशिप एक प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लोगों का क्या करें, प्रभावित करें, इन्फ्लुएंस करें, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें बाय मेकिंग देम स्ट्रीव वॉलेंटरी टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा मेन काम तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हासिल हो, इसलिए सारी एक्टिविटी करते हैं। ये प्रोसेस क्या है, हम लोगों को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के बिहेवियर को, उनके सिस्टम को, उनकी प्रतिस्पर्धा को। ठीक है, स्ट्रीव करना यानी उसको क्या, उनके अंदर एक भावना लाते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना लाते हैं कि वो किसी तरीके से अपने वॉलंटरी, अपने अंदर स्वहिति, जिसको अपनी तरीके से वॉलंटरी वो क्या करे, अपने अंदर ऐसी चीज़ लाए, इन्फ्लुएंस इस तरीके से करते हैं कि अपने अंदर लाए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल करने के लिए वो क्या करे, पूरे मन तन धन से क्या लगे, धन से तो लगाने की जरूरत नहीं, मन और तन से क्या लग जाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल करने के लिए लग जाए। मोटिवेशन एक तरीके से लीडरशिप क्या करता है, एक तरीके से लोगों के अंदर वॉलंटरी अंदर के लिए उनके अंदर क्या लगता है, एक चिंगारी जगा देता है, एक तरीके से उनके अंदर ये बता देता है मैं आपके साथ हूँ और हमें ये ऑर्गेनाइजेशन गोल हासिल करना है, ये मेरी कंपनी नहीं है, आपकी भी कंपनी है, ये आपकी भी कंपनी है, राइट। तो ये लीडरशिप का काम है। कुछ पॉइंटों में लिखते हैं। सबसे पहला मैंने क्या समझा, इन्फ्लुएंस करता है, क्या, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है उनको, ठीक है। और क्या करता है लीडर, एक हैंडल कन्फ्लिक्ट्स, किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट्स हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, द्वंद्व हो, कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो तो उसको कन्फ्लिक्ट को हैंडल कौन करता है, लीडर करता है, राइट। और क्या करता है, और ये सबसे मेन काम है इसका, मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। वो क्या करता है, पर्सनल रिलेशंस बनाता है और उनको हेल्प भी करता है, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन लोग उनको हेल्प भी करता है, यानी बोनस देना, इस तरीके से उनके लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर का काम करता है। ये भी एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है, लीडरशिप होने का काम है, राइट। तो क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है, उनके बिहेवियर को प्रभावित करता है, प्लस उनके साथ साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उनको हैंडल करता है लीडर, एक अच्छा लीडर। उसके साथ साथ लोगों से रिलेशन मेंटेन करता है पर्सनल, उसके साथ उनको हेल्प भी करता है, जो उसको फॉलो करता है उन लोगों की हेल्प भी करता है। उसका मोटिव एकदम क्लियर होता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है, ऐसा मानते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं लीडरशिप स्टाइल। क्या पढ़ते हैं, लीडरशिप स्टाइल, यानी एक लीडरशिप लीडर करने की क्या क्या स्टाइल्स हो सकती है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या क्या, उनको पढ़ते हुए चलते हैं। लीडरशिप स्टाइल में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे सामने, ऑटोक्रेटिक बोल दो या ऑथराइजेशनल लीडर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हिंदी में बोले तो क्या बोले, एक तंत्रीय, क्या बोल सकते हैं इसको, एक तंत्रीय। यानी ऑटोक्रेटिक मतलब खुद वो सिर्फ क्या करता है, इट गिव्स ऑर्डर ओनली, वो क्या करता है, दे गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट, वो वापस क्या एक्सपेक्ट करता है कि ही सबऑर्डिनेट, जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, टू ओबे दीज ऑर्डर्स। क्या काम होता है इसका, ये ऑर्डर देता है, ये किसी तरह का निर्देशक देता है, ऑर्डर देता है,
ऑर्डर देने के बाद ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मैंने ऑर्डर दिया वो मेरे फॉलोअर उसको क्या करेगा, ओबे करेगा। एक ऑथोक्रेटिक होता है, एक तरीके से आदमी जो बोल दिया वो फाइनल है और वो एज्यूम मानता है कि जो मैं बात बोलूंगा वो चीज़ होगी, फॉलो होगी। इस तरीके से क्यों करता है ये? क्योंकि वो मानता है, उसके अंदर एजम्पशंस लेके चलता है। इस तरीके के लीडर जो होते हैं, इस तरीके के लीडर एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, जो अच्छा बुरा काम करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे किम जोंग और इस तरीके के ये ऑथोक्रेटिक है। इन्होंने जो बोल दिया उसको फाइनल करना है, काम किया अच्छा तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम खराब किया तो पनिशमेंट, सीधा खेत। ठीक है, किसी तरीके का कोई चीज़ नहीं है। और ये सीधी सीधी चीज़ मानते हैं कि ये जो बोथ है, ये जो चीज़ है ये किस पे डिपेंड होगी, ये डिपेंड अपॉन योर रिजल्ट, डिपेंड अपॉन रिजल्ट्स। जो भी आप रिजल्ट दोगे, या तो आपने मेरे ऑर्डर को फॉलो किया, अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, बुरा काम किया तो पनिशमेंट मिलेगा। सीधी सी बात, आपके रिजल्ट पे निर्धारित करता है कि आपके ऊपर किस तरीके से कार्य आगे होंगे। तो इस तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडर कहा जाता है। इनको एक तंत्री लीडर होता है, अपनी ही बात समझते हैं, दूसरों की बात को ये मानना पसंद नहीं करते। और ये जैसे चाइना वाइना ये सब ऑटोक्रेटिक लीडर के हिसाब से काम चलते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक, जो हमारे वाले डेमोक्रेटिक कह दो या पार्टिसिपेट कह दो, पार्टिसिपेटिव लीडर्स कह दो। ठीक है, ये लीडर क्या करते हैं, ये सबका सम्मेलन, सबको साथ मिलाते हैं, उनके साथ मिलाने के साथ उनके साथ बात करते हैं, उनको डिसीजन को, एक्शन, कोई भी एक्शन प्लान लेने से पहले उनके डिसीजन को सबके साथ कंसल्ट करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, डिसीजंस को कंसल्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिसीजन को कंसल्ट करते हैं विथ अदर्स, यानी विथ सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करते हैं, कंसल्टेंसी करके ही कोई डिसीजन लेते हैं, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लेते। सारे डिसीजंस को अपने कंसल्टेंसी, जो अपने सबऑर्डिनेट उनके साथ कंसल्ट करके ही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करते हैं अपने जो सबऑर्डिनेट से, जो नीचे वाले लोग हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। इसलिए इनको पार्टिसिपेटिव लीडर्स भी कहा जाता है। ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं किनको, अपने सबऑर्डिनेट को लोगों। ठीक है, और कौन से लीडर हो सकते हैं, तीसरे एक लीडर आता है आपको, जिसको बोलता है लेजर फेरी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लीडर, इतना कह दो आप। ठीक है, दूसरा नाम क्या, अबंधता, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, अबंधता। ये क्या है, एकदम खुले विचारों के लोग होते हैं, ये बिना लोड फ्री। ठीक है, क्या है ये लिखिएगा, सच लीडर डज नॉट बिलीव in the use of power unless it is absolutely essential। क्या मतलब हुआ, इस तरह के जो लीडर होते हैं, इस तरह के जो नेता होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पावर को यूज़ करना सही नहीं मानते। ये बोलते हैं मस्त रहो, जो काम करो अपने अपने स्तर पे काम करो, मैं आपके साथ हूँ। वो सपोर्ट करते हैं, वो साथ रहते हैं। मैनेजर का काम यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इनके साथ सपोर्ट करने का काम होता है। यानी मैनेजरशिप क्या करता है, यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो ऑर्डर नहीं देगा, वो सिर्फ क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उनको, हैंड बाय हैंड उनको सपोर्ट करेगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन वो ऑर्डर नहीं देते, अपना पावर यूज़ नहीं करते। राइट, वो कहते हैं जब तक जरूरी ना हो पावर को यूज़ ना करो, सब अपने काम अपने तरीके से करो, एकदम खुला छोड़ देते हैं। और इस तरीके को लेजर फेयर बोला जाता है, यानी बिंदास रहने वाले बोला जाता है। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, रिजॉल्व, यानी ये क्या करते हैं, एक और बात लिखिएगा इसकी, इंपॉर्टेंट है, द ग्रुप मेंबर्स, जो इनके ग्रुप मेंबर्स है, ग्रुप मेंबर बना देते हैं। और ग्रुप मेंबर्स को बोलते हैं, उनके ग्रुप मेंबर किस तरीके से काम करते हैं, वर्क देयर ओन टास्क और रिजोल्विंग इश्यूज देमसेल्फ। यानी यहाँ क्या होता है, जो इनके वर्क, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो अपने काम खुद स्वयं करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अपने टास्क को खुद ही सॉल्व करते हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद ही मिलजुल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दूसरे सब में, तो इंतजार करते हैं कि लीडर क्या बोलेगा, लीडर के ऊपर पावर होता है। यहाँ पे बोलता है सब आपके पास पावर है, आप अपने लेवल पे हल करो, यानी आपका ही घर समझो और आप ही इसी तरीके से काम कर दो। तो लेजीएस्ट फेयर, यानी एकदम लेजी आलसी टाइप के लोग होते हैं और इस तरह के लीडर होते हैं। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि वो सब काम उनका मैनेज तरीके से नहीं होता, लेकिन वो सपोर्ट साथ में रखते रहते हैं अपना, और जरूरत पड़ती है तो पावर यूज करते हैं, अदरवाइज पावर यूज नहीं करते। ओके, तो यहां तक बात हुई किसकी, आपकी लीडरशिप की। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे लास्ट वाला है डी पार्ट, वो है कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन। इसी वीडियो में लेके खत्म कर देता हूं कम्युनिकेशन को। संप्रेषण, क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं, प्रेषण, संप्रेषण। कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ exchange of ideas, skill
व्यूज और क्या है, फीलिंग्स एक्सेट्रा बिटवीन और अमॉन्ग्स people to create communication, to create common understanding। क्या बोलता है ये बोलता है ये प्रोसेस है फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। सीधे सीधा कम्युनिकेशन का मतलब आप सभी जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जब अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपनी व्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, या अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। किस लिए भेजा जाता है? ताकि उन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का क्या रोल? जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ मेरे सबऑर्डिनेट समझ सके, जो चीज़ जिस वे में बताना चाह रहा हूँ उस वे में ही वो समझे। यानी कम्युनिकेशन करते समय मुझे ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन करूँ वो प्रभावी तरीके से उन तक पहुँचे, इफेक्टिव वे में उनके साथ कम्युनिकेट हो, ना कि ऐसा नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ वो कुछ और कर रहे हैं, इस तरीके से ना हो। यानी जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो इफेक्टिवली मेरे जो सबऑर्डिनेट है, जिसको मैं भेज रहा हूँ, जो रिसीवर है, मैं सेंडर हूँ तो वो रिसीवर है, रिसीवर उस चीज़ को समझ सके, रिसीवर उस चीज़ को समझ सके, राइट। तो इसीलिए मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का क्या रोल है? जरूरी इसलिए कि हर मैनेजमेंट में हर स्टेज पे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। वो अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को वो समझाना चाहता है, अपने गोल्स ऑर्गेनाइजेशन को समझाना चाहता है, और जो सबऑर्डिनेट है या दूसरा पर्सन है वो चीज़ को समझे जो वो समझाना चाहता है। इसलिए कम्युनिकेशन का रोल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, कौन कौन होते हैं कंपोनेंट्स, क्या है कम्युनिकेशन में? एक तो होता है सेंडर, वो क्या भेजता है? वो भेजता है कोई मैसेज। क्या भेजता है? मैसेज जाता है किसी मीडिया से, यानी कोई मीडिया, कोई माध्यम होता है, उस माध्यम से जाता है, राइट। इसको माध्यम कह सकता हूँ मैं, उस माध्यम से जाएगा, और वो जाएगा किसके पास? रिसीवर के पास, जो रिसीव करेगा इस मैसेज को। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जब मैसेज में भेजूंगा तो मैसेज का होगा एनकोडिंग होगा। क्या होगा? एनकोडिंग होगा, यानी मैसेज एनकोड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा डिकोडिंग, वो मैसेज को डिकोड करेगा। एनकोडिंग का मतलब मैसेज को टाइप करना, उसको भेजना। डिकोडिंग यानी उस मैसेज को पढ़ना, उस मैसेज को समझना। यहाँ पे मुझे समझाना और वहाँ पे उस चीज़ को समझना। इस दरमियान आपके बीच में एक जो दिक्कत देता है वो होता है नॉइज डिस्ट्रक्शन होता है। नॉइज डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण कह दो या ध्वनि कोहलन कह दो, हिंदी में कर दो कोहलन। ठीक है, ये ध्वनि कोहलन, ये नॉइज क्या करेगा? आपको डिस्टर्ब करेगा, नॉइज डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ये नॉइज यानी वो सारे डिस्ट्रक्शन, वो सारे बैरियर्स, वो सारे तकलीफें जो एक कम्युनिकेशन को दूसरी कम्युनिकेशन जाने में क्या करता है? तकलीफ देता है, हर्ट करता है। यानी वो उस तरीके से, सही तरीके से जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सके, तो वो क्या हो जाएगा? नॉइज हो जाएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा दिक्कत ही है ये मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी दुनिया में कम्युनिकेशन करना ही नहीं आता लोगों को। अगर जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, अगर वो चीज़ अगला समझ जाए तो इस दुनिया में डिस्प्यूट, लड़ाई, वार, सब चीज़ खत्म हो जाए कि कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई किसी का कुछ नहीं कहता। सिर्फ तकलीफ यही है, चाहे पारिवारिक हो चाहे सांसारिक हो, तकलीफ एक ही है, मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। जो बताना चाह रहा है वो अगला नहीं समझ रहा, और जो कहना चाह रहा है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। जो कहना चाहता है पर वो कह नहीं पाता, उसमें वो कला नहीं है कि वो उसको कम्युनिकेट कर पाए, राइट। तो इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक हो सकता है आपका फॉर्मल, एक होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है सर? इसका तात्पर्य यह है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसका फ्लो एक ऑफिशियल वे में हो, एक ऑफिशियल चैनल से हो। यानी यहाँ पे फ्लो जो होगा वो ऑफिशियल चैनल से होगा। किससे होगा? ऑफिशियल चैनल से होगा, राइट। यहाँ पे इसी प्रकार का नो ऑफिशियल चैनल, किसी प्रकार का ऑफिशियल चैनल नहीं है। जैसे गॉसिप्स हो गया, आपकी गप्पे हो गई, आपके दिन रात जो गप्पे ठोकते हो, ग्रुप में ठोको गॉसिप, या गॉसिप में क्लस्टर नेटवर्क, कोई कहीं बोल रहा है कोई कहीं बोल रहा है, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हो गया। और फॉर्मल का हो गया जो एक पर्टिकुलर वे में एक ऑफिशियल चैनल है, सबऑर्डिनेट इसको बोलेगा। चाहे वो चैन के रूप में हो सकता है। ये कितने प्रकार से हो सकता है देखिएगा? चैन के रूप में हो सकता है। चैन यानी एक इसको बोला, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, इस तरीके से चैन के रूप में हो सकता है। या ये हो सकता है आपके विल के रूप में। विल के रूप में कैसे? यानी ये इस तरीके से, यानी ये इसको कम्युनिकेट कर रहा है, ऊपर वाला नीचे को, आप उसमें आपस में कम्युनिकेट, एक ऑफिशियल चैनल होता है इनको कम्युनिकेट करने का, उनको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर ये सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर का मतलब ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इस तरीके से, एक बीच में कोई कहीं भी नहीं निकल रहा है, एक तरीके से एक ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल तरीके से एक दूसरे से बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं फॉर्मल, औपचारिक। और अनौपचारिक यानी वो हो जाएगा जिसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, किसी भी तरीके से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स नहीं है, कोई कहीं से भी आ रहा है, बकवास कर रहा है और निकले जा रहा है, राइट। उसको बोला है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यानी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं अपन गॉसिप्स, क्लस्टर,
क्लस्टर यानी ग्रुप में बिन फालतू किधर भी कोई घुस सकता है, नंबर ऑफ पीपल आपस में, शादियों में ज़्यादा आवाज़ आती है ना मक्खियों के जैसे, तो वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने के सबसे पहले आपको क्या क्या बैरियर्स होंगे, किस प्रकार की आपको दिक्कत होगी, किस प्रकार की आपको परेशानियाँ होने वाली है, उनको बोला जाता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाधाएं जिनको बोल सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, बाधाएं, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन करने की क्या क्या बाधाएं होती है उनको हम पढ़ते हैं, किस किस तरह की बाधाएं हो सकती है। सबसे पहले आती है सीमेटिक, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, सीमेंटिक बैरियर्स। सीमेंटिक बैरियर्स का मतलब हो गया जिसमें संकेतीय यानी आप चीज़ को इशारों में समझाना चाह रहे हो लेकिन आप उसको एनकोडिंग डिकोडिंग, मैसेज का एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों इसी तरीके से नहीं हो रहा, जो बात कहना चाह रहे हो वो बात नहीं कह पा रहे, फॉल्टी ट्रांसलेशन कर रहे हो, जो बात आप कहना चाह रहे हो पर उस तरीके से बोल नहीं पा रहे हो, वर्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, सिंबल गलत ले रहे हो आप, ये सब क्या होता है सीमेंटिक बैरियर्स यानी संकेतीय, जिसको आपको जिस तरीके से समझाना है उस तरीके से। बैडली एक्सप्रेस मैसेज हो गया, यानी आपको एक तरीके से क्या करते हो, मैसेज एक्सप्रेस करने समय आप सही चीज़ नहीं करते, इसमें एग्जाम्पल लिखते हो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो गए, यानी गुस्से में देख के कुछ बात कह रहे हो तो आपकी बात वहीं बिगड़ जाएगी। फॉल्टली ट्रांसलेशन सही ट्रांसलेट नहीं करो, अनुवाद सही नहीं करो, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से ये सारी सिमेटिक होती है, संकेतीय। दूसरी क्या आपके सामने आती है, दूसरी आती है आपके सामने साइकोलॉजिकल बैरियर, जिनको हिंदी में क्या बोला सकते हैं आप जानते हो, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन सी होती है, जैसे प्री मैच्योर, या ये ऐसे इसको लिख देता हूँ प्री मैच्योर इवोल्यूशन, यानी अगले ने बात पूरी की नहीं उससे पहले आप उसकी बात का अनुवाद निकालने लगे, अरे पूरी बात तो सुनो। प्री मैच्योर यानी पूरी बात खत्म होने से पहले ही, उसको पूरी बात कंप्लीट करने से पहले ही आप उसकी अनुवाद निकालने लगे, ये सब साइकोलॉजिकल है, किसी की आदत होती है अगले की बात सुने नहीं और उससे पहले ही बकबक करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। या फिर लैक ऑफ अटेंशन, आप मैं बात कर रहा हूँ, अब आप जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, ये सब क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बैरियर्स है। तीसरी हमारे सामने आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ये क्या कहती है, संगठन वाली। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब हुआ आप किसी सीधे किसी से अनुवाद कर ही नहीं सकते, सीधे किसी से बात कर ही नहीं सकते, सबऑर्डिनेट जूनियर से नहीं कर सकता, या सबऑर्डिनेट सीनियर से नहीं कर सकता, सीनियर अपने सुपर सीनियर से नहीं कर सकता, तो इस तरीके से हो सकता है। या कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ भी होती है, उस पॉलिसीज़ भी आड़े आ जाती है कम्युनिकेशन करने की, यानी आप सीधे टेलीफोनिक बात कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या किसी चपरासी के हाथों आप मैसेज पहुँचा सकते हो, सीधे बात नहीं कर सकते, वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या किसी का स्टेटस आड़े आ जाता है कि भाई ये स्टेटस आपका है वो उसका है, इस तरीके से नहीं हो सकते। और फिर हमारे सामने आता है पर्सनल बैरियर्स आते हैं, किसी के कई प्रकार के पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं। पर्सनल बैरियर्स यानी खुद के व्यक्तिगत बैरियर्स होते हैं। व्यक्तिगत बैरियर्स क्या होते हैं, व्यक्तिगत बैरियर्स वो होते हैं जैसे कि ये आप तरीके से समझो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी, किसी से चार बात कर ही नहीं सकते, ये सब क्या व्यक्तिगत बैरियर्स है, आपको कम्युनिकेशन करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, नुकसान देते हैं, ठीक है। या फिर लैक ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है किसी बात करने का, या किसी से आप दो बात कर ही नहीं सकते, आपको मोटिवेट ही नहीं होगा उतना उससे बात करें, तो ये सब क्या है, ये पर्सनल बैरियर। मैंने छोटे पॉइंट लिखे, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। तो सिमेटिक जिससे संकेतीय बैरियर हो गए, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जिस तरीके से आपको प्री मैच्योर रेवोल्यूशन बात कंप्लीट नहीं उससे पहले बकबक करने के, या अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटस से आप बात नहीं कर सकते, या पर्सनल बैरियर्स यानी कोई आदमी हिम्मत ही नहीं होती किसी से बात करने की, या उसके एक आदत ही होती है कि वो इस तरीके से काम नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का आपका चौथा पार्ट पूरा होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग हमने पार्ट पढ़े, यानी डायरेक्शन देने के पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये चारों चीज़ों का आपके अंदर होगा पर्याप्त, इन सब का मेल होकर आप किसी को डायरेक्शन दे सकते हो अच्छी तरीके से। यानी आपकी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेट करने की आस्था होनी चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, और आप उस चीज़ को कम्युनिकेट सही ढंग से कर सकोगे, तभी आपकी डायरेक्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, राइट। एक लास्ट चैप्टर है, पांचवा, छोटा ही है, तो उसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि पांचवें पार्ट में भी आपका खत्म हो जाए। थोड़ा लंबा हो गया लेंथी, 7 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। छोटा ही है, देखिएगा, ईजी है। नियंत्रण करना, यानी सारे काम आपने कर लिए, अब उस कामों का नियंत्रण करना, उस चीज़ को कंट्रोल करना। मतलब क्या है, मीन्स
ensuring that activities in an organization are performed as per the plans। यानी हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो प्लान हमारा था, जो हमारे स्टार्टिंग में हमने प्लानिंग की, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी हो कि नहीं रही है, उस चीज़ का ज्ञात करना, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को इंश्योर करना, यही क्या कहता है कंट्रोलिंग। यानी हमें ये देखना है कि जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग सारे चल रहे कि नहीं चल रहे, उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना, राइट। किस चीज़ को लेके कि जो आपका यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, जो आपका संसाधन का यूजेज है, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन है वो तो कहीं गिरा हुआ नहीं है, इसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके मोटिवेशन को देखना पड़ेगा। आपको ऑर्डर और डिसिप्लिन देखना पड़ेगा, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देखना पड़ेगा। ये सब काम किसके हैं, ये सब काम मैनेजमेंट के 5वां फंक्शन है कि उसको कंट्रोल करते हुए चलना पड़ेगा अपने पूरे मैनेजमेंट प्रोग्राम को, राइट। उसको पूरे मैनेजमेंट प्रोग्राम को कंट्रोल करते हुए चलना पड़ेगा, राइट। तो कंट्रोल का प्रोसेस देखते हैं हम, कंट्रोल प्रोसेस क्या है, क्या उसके स्टेप्स है, उसको देखते हुए चलते हैं, यानी इसकी क्या सिस्टम है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 की बात करूँ मैं, स्टेप नंबर 1 बहुत ईजी है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी सबसे पहले आपके सामने स्टैंडर्ड होना, एक मापदंड होना जरूरी है कि क्या उस मापदंड के अकॉर्डिंग ही सारा होगा। तो उससे पहले सबसे पहले स्टैंडिंग एक मापदंड तो होना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा एक्चुअल मेजर करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके साथ हो रहे हैं उन एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट भी आपको लेते हुए चलना पड़ेगा। यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रख के एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट पड़ेगा। और तीसरा स्टेप आप समझ गए होंगे, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन किसका करना पड़ेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चलेगा क्या कमी आई, और जो कमी आई उसको आप क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन, यानी क्या इन दोनों में कमी आई। यानी एक्चुअल अगर मैंने 10 स्टैंडर्ड 10 थे और 8 ही हुए, तो ये 2 कमी आई, ये 2 कमी का आने का कारण क्या है, डेविएशन क्या है। और जैसे आपको डेविएशन पता चला, आप उसके लिए क्या करोगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब उसके लिए सुधारक जो कार्यवाही सुधारक एक्शंस होंगे वो एक्शन लोगे आप, ताकि ये जो आपका डेविएशन आया, ये डेविएशन क्या हो जाए, सही हो जाए। ये डेविएशन क्या हो जाए, सही हो जाए, राइट। ठीक है सर। कंट्रोलिंग करने के, कंट्रोल को आप समझने के लिए 2 तरीके टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। एक मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके। पहले तो समझेगा कंट्रोल में आपत्ति का किस तरीके से कंट्रोल करें, क्या क्या टेक्निक्स यूज किए। तो 2 तरीके के टेक्निक्स है, एक है कुछ ट्रेडिशनल, एक है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ठीक है। और एक है आपके मॉडर्न टेक्निक्स। क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स। क्या है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है जैसे आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन करो, क्या करो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करो, आप खुद जाके वहाँ बात करो। मैनेजर को कंट्रोल करने की टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें मैनेजर खुद पर्सनल ऑब्जर्व कर सकता है, जाके खुद कर सकता है। ये ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में चलती थी, उसको अप्लाई आज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ले सकते हो। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या काम है, वो एक बड़ी सी रिपोर्ट आती थी, भाई इसने इतना काम किया, इतने घंटे में ये काम हो रहा है, लेबर ये एक तरीके से काम, तो रिपोर्ट ले सकते हो, जो पहले लिया करते थे। और क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हो। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब हुआ आप ये देख सकते हो, अच्छा खर्चा कितना लगा, प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों में डिफरेंस कितना, बस इतना, क्या अच्छा सही परफॉर्मेंस है, नहीं अच्छी है, नहीं खराब है, इस तरीके से। तो ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हो। या फिर जो बजटरी कंट्रोल है आपका, कितना बजट आपने पास किया और किस तरह के एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, जो अभी अपन देख रहे थे, वो इस तरीके से आप बजटरी कंट्रोल, बजटरी नियंत्रण भी आप कर सकते हो। वो जो है ट्रेडिशनल टेक्निक, ठीक है, जो अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट में। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, जो भी हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हुए चलते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हो आप, क्या देखते हो, ROI देखते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हो कि जितना इन्वेस्ट में है उसके रिटर्न कितना आता है, ये मॉडर्न टेक्निक है। फिर आप रेशियो एनालिसिस करते हो कि किस रेशियो पे, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ऑपरेशन रेशियो क्या है, ये सारी रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, इस रेशियो एनालिसिस करते हो। फिर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट ऑडिट करते हो। क्या करते हो,
मैनेजमेंट की ऑडिट करते हो, जिसको एफिशिएंसी ऑडिट भी कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं, यानी आप मैनेजमेंट की ऑडिट करवाते हो, कहाँ काम गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, ये सब मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद जो हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद CPM एंड पर्थ जो कि स्टैट्स का पार्ट है, CPM एंड पर्थ जो क्रिटिकल पाथ जो मेकर है उसको देखते हैं हम, फिर पर्थ को देखते हैं जो प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स है उसको देखते हैं हम। तो हम ये सब, ये स्टैट्स का पार्ट है, स्टैट्स में निकाला जाता है इसको। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है जिससे हम मैनेजमेंट देख सकता है कि मेरे यहाँ कहाँ कमी है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ किस तरीके से दिक्कतें हो रही है। और एक और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी हमने किसको किसकी कितनी जिम्मेदारी दी और कौन कितनी जिम्मेदारी में कहाँ पे खरा उतरा और कहाँ पे उसने गलती की। तो इस तरीके से इसकी भी अकाउंटिंग होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल को करने का तरीका, कंट्रोल होता है क्या है, जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम चल नहीं रहा है, उस काम को चले कि नहीं चले उसको देखने का काम क्या है, कंट्रोल। अगर नहीं चल रहा तो उसको सही तरीके से लाया जाए। इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल प्रोसेस को देखते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं, जो डेविएशन होता है उसका करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इसको टेक्निक, इसको कंट्रोल करने की टेक्निक क्या है? अगर ट्रेडिशनल की बात करूँ तो या तो खुद जाके ऑब्जर्व कर लो, या फिर स्टैटिकल रिपोर्ट निकालो सब, या बजटरी कंट्रोल जो अपन पहले करते थे। उसके अलावा ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रॉफिट इतना, लॉस इतना, इनके बीच में क्या सिस्टम है वो देख लेते हैं। यानी खर्चा इतना लगा और ये पैसा रहा और इसके बीच में क्या हुआ, ब्रेक इवन आ गया तो ओके, अगर इससे नीचे आ गया तो बुरा काम है, अच्छा आ गया तो और अच्छी बात है। मॉडर्न टेक्निक में क्या, जितना इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न कितना है इस बार, मंथली रिटर्न कितना है, साल का रिटर्न कितना है, ये सब मॉडर्न टेक्निक है जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस करते हैं, CPM पर्थ लगाते हैं हम, मैनेजमेंट की ऑडिट कराते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कराते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है मैनेजमेंट में कहाँ कमी पेशी, कहाँ लूप होल, कहाँ से हम इसको सही कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ मैनेजमेंट के 5 पूरे कर दिए। कंट्रोलिंग बहुत छोटा ही था इसलिए इसको फटाफट ले लिया। मैनेजमेंट के 5 कर दिए, नोट्स एंड दोनों हिंदी इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल है। मैनेजमेंट का 5 फंक्शन हो गए। मैनेजमेंट का पार्ट 4 का था मैंने, लेकिन 5 पार्ट में हो गया। 5वां पार्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया, जो मैं कभी नहीं चाहता लेकिन हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। और मैनेजमेंट 5 पार्टों में पूरा हो गया, मैनेजमेंट का सारा बड़ा जो हिस्सा एक पूरे तरीके से पूरा हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग साथ जुड़े रहे, इसी तरह जुड़े रहिएगा और